नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, हम इंसान के हौसले से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तूफानों से लड़ना आता है। चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से टकराकर अब आगे बढ़ चुका है। अब इसका असर कम होता जा रहा है। हालांकि बंगाल में बारिश और हवाओं का दौर अभी भी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से की गई तैयारियों से नुकसान न के बराबर हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल में तूफान की वजह से 1 लाख लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया, जो ये बताता है कि हमें ऐसे तूफानों से निपटने का हुनर आता है। वहां अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा है। वहीं मौसम विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस रेमल तूफान की वजह से तपते शहरों को राहत मिल सकती है। तो आज हम मौसम के चक्रवाती तेवर पर भी बात करेंगे, इससे निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कैसे ये तूफान आग उगलते शहरों के लिए राहत बन सकता है, क्योंकि बिहार झारखंड में राहत के बादल बरसने लगे हैं। और इन सब सवालों के जवाब के लिए स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तूफान से जुड़ी। सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। ये उस तूफान से निपटने की तैयारी थी जिसके गुजरने की खबर से लोगों की नींद उड़ी हुई थी। रेमल तूफान को लेकर कल शाम तक लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं थी। सवाल था कि ये तूफान कितनी तबाही मचाएगा, कितने घरों को उड़ाएगा और कितनों के लिए काल बनेगा। लेकिन सरकार की मुस्तैदी, कोस्ट गार्ड की चौकस निगाहें और आपदा प्रबंधन की टीम की फुर्ती के आगे रेमल तूफान बिना ज्यादा नुकसान पहुँचाए गुजर गया। हालांकि गुजरते हुए तूफान ने कई पेड़ उखाड़ दिए, यातायात ठप कर दिया, हवाई सेवाओं पर भी इसका असर हुआ। मैं इस वक्त पूर्व मिदनापुर के दीघा में मौजूद हूँ। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी ये तेज हवाएं जो है वो आप साफ महसूस कर रहे होंगे कि हमारी जो माइक के जरिए वो आवाज शायद आप और हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा होगा। अभी भी यहाँ पर जो समुन्द्र में तेज लहरें वो देखी जा सकती है। इसके साथ साथ भले ही ये जो चक्रवाती तूफान है उसका कहर धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन इसके चलते जो बूंदाबांदी और बारिश वो लगातार हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा जैसे अनुपम जी ने भी जिक्र किया, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के कई सारे हिस्से में पानी भर गया है। उसके अलावा फिलहाल रेल यातायात दक्षिण 24 परगना इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो बताया जा रहा है पूर्व रेलवे के द्वारा के शियालदा और डायमंड हार्बर नामखाना के बीच जो सबअर्बन रेलवे कम्युनिकेशन है वो सुबह से बंद है। और यहाँ पर पूर्व मिदनापुर की अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे जिस बात की राहत की जो सबसे बड़ी बात है और सुकून दे सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा की स्थिति में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था लिया गया, एनडीआरएफ की टुकड़ी जिस तरीके से मौजूद की गई और समय रहते लोगों को शेल्टर होम में जैसे पहुंचाया गया, उसके चलते जान माल का नुकसान कम हुआ है। रेमल तूफान कल रात करीब 8:30 बजे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराया। ये लैंडफॉल करीब 4 घंटे तक चला। इस दौरान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में तेज रफ्तार से हवाएं चली और चक्रवाती प्रभाव की वजह से जमकर बारिश हुई। नतीजा ये रहा कि सैकड़ों जगह पेड़ उखड़ गए, जिन्हें हटाने के लिए एनडीआरएफ को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोलकाता में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल रात से ही बारिश जो है वो लगातार कोलकाता में हो रहा है। फिलहाल सुबह भी यहाँ पे वैसी ही स्थिति है, कभी बारिश तेज हो जाता है, कभी हल्का, लेकिन बारिश और हवाएं जो है वो कॉन्स्टेंटली कल रात से ही चल रही है। साइक्लोन ने कल रात को लैंडफॉल अपना किया, लेकिन उसके बाद से कोलकाता की स्थिति ऐसे ही जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी पानी हो चुका है। वाटर लॉगिंग जैसे देखा जा रहा है कोलकाता के कई सारे इलाकों में, नॉर्थ कोलकाता हो या फिर साउथ कोलकाता हो, ऐसे ही दृश्य देखे जा रहे हैं। जहां जहां पर भी पेड़ उखड़ गए थे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से, उन जगहों पे
उन पेड़ पौधों को, उन पेड़ों को हटाया गया। एक दृश्य हमारे सामने है, ये पेड़ सामने ये गिरा था, लेकिन इसको रास्ते से हटा दिया गया है। और अगर इस पेड़ को देखें तो समझ में आएगा कि उसके डालियों को काटा भी गया है ताकि रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड ना रहे। तूफान से ज्यादा नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने पहले ही इंतजाम कर लिए थे। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 14 टीमों को बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात किया था। आपदा प्रबंधन की 4 टीमें स्टैंड बाय पर थी। यही नहीं, इस बार जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम भी किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। बंगाल के करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को वक्त से पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। साइक्लोन जो है वो उसका जो खतरा था वो टल चुका है, अब डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है साइक्लोन। जो हवाओं से खतरा हो सकता था वो तो अब नहीं है, लेकिन बारिश अभी लगातार हो रही है। हालांकि जो कल से लगातार बारिश हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है और हो सकता है शाम तक और ज्यादा कमी आ जाए। और इस वक्त हम लोग एक साइक्लोन शेल्टर में आए हुए हैं, क्योंकि काफी लोगों को स्थानांतरित किया गया है उनके घरों से। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान आने से पहले जो लो लाइन एरिया में रहते थे वहां से निकाला गया था। तो ये फ्रेजरगंज इलाके का एक साइक्लोन शेल्टर है जहां पर इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। फिलहाल तो तूफान कमजोर पड़ चुका है, तेज हवाओं में बदल चुका है, लेकिन इसका असर अभी कई घंटों तक रहने वाला है। अब इसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों की ओर बढ़ने की भविष्यवाणी है, जिसके चलते सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। यही नहीं, इस तूफान का असर बिहार और झारखंड पर भी नजर आ रहा है। धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है, ये गति जारी रहेगा, यानी इसका मूवमेंट असम एंड मेघालय की तरफ बढ़ रहा है एक्रॉस बांग्लादेश। असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो वहां पर आज क्या स्थिति होगी? इसके प्रभाव में ऑलरेडी पास्ट 24 आवर्स में कुछ इलाके में हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और विंड स्पीड भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टें 70 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पेशली मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में रिकॉर्ड हुआ है। और धीरे धीरे विंड स्पीड ये असम और मेघालय एरिया में, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में 50 to 60 kmph, गस्टिंग 75 kmph विंड स्पीड आज होने का संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 40 to 50 kmph, गस्टिंग टू 60 km विंड स्पीड होने का संभावना है। और बारिश धीरे धीरे बढ़ेगा और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27 तारीख 28 तारीख को ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कुछ इलाके में होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का संभावना है। रेमल तूफान की रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन उसका असर बाकी है। कई राज्यों को अभी तूफान की चुनौतियों से गुजरना है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक हमने शक्तिशाली तूफानों का मुस्तैदी से मुकाबला किया है, उसने साबित कर दिया कि ऐसी चुनौतियों से पार पाना हमने सीख लिया है। आज भारत के पास कुशल डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है जो बड़े से बड़े तूफानों से निपटने में सक्षम है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, पूर्वी मिदनापुर से ऋतिक मंडल, दीघा रिलीफ कैंप से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। नवीन भटनागर, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एल.एस. राठौर साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजी आईएमडी। हमारे साथ कृष्ण मित्रू साहब हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ रुचिता बंसल एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आपके पास आए उससे पहले मेरे से होगी अनुपम, इस वक्त दीघा रिलीफ कैंप से हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया था। अभी फिलहाल ये बताइए जहां पर आप हैं सिचुएशन कैसी है वहां पर? जी देखिए, आपको एक ओवरऑल अपडेट अब दे देता हूं कि जो साइक्लोन का प्रभाव था वो अब धीरे धीरे काफी कम हो चुका है। जो सीवियर साइक्लोन था उसके बाद वो रिवर्स सर्कल में चला, साइक्लोन में तब्दील हुआ, अब डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। तो उसकी वजह से बारिश हो रही है। कोलकाता समेत दक्षिण 24 परगना में ज्यादा बारिश हो रही है और आज रात तक उम्मीद है कि ये बारिश होगी। जो आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी कि आज शाम तक ये बारिश चलती रहेगी, हो सकता है रात तक चलती रहे। लेकिन जो खतरा था, मुख्य खतरा था तेज हवाओं का, वो अब टल चुका है। हवाओं की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ चुकी है और जो एक खतरा थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है वो है जो लो लाइन एरियाज हैं वहां पर बाढ़ का खतरा, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। कोलकाता में भी हमने देखा कई जगह पर पानी भर गया है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जैसे रूरल इलाके हैं वहां पर जो खेत हैं वहां पर पानी भर गया है। तो अगर ये बारिश होती रही तो पानी थोड़ा और बढ़ेगा। ऐसे में जो कच्चे मकान हैं उनको खतरा है और जो
फसलें हैं उनको खतरा है, लेकिन जो बहुत बड़ा खतरा था, मैसिव खतरा था, या आज से 10-12 साल पहले तक जितना नुकसान होता था जान माल का, उस हिसाब से अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो इस तूफान में वो चीज़ नहीं हुई है। हम सक्षम हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जान को बचाया जा सके। उसकी एक वजह है कि इवैक्यूएट किया जा सका समय रहते, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी सफल होने लगे हैं, काफ़ी सटीक होने लगे हैं अब पहले के मुकाबले, और उसके मुकाबले समय मिलता है, अलर्ट टीमें ज़्यादा हैं हमारे पास, अनुभव ज़्यादा है, तो इस वजह से जो इस बार जान का नुकसान है वो बहुत मिनिमम किया जा सका है। और अब चूंकि जो प्राकृतिक आपदा से जो संपदा को नुकसान होता है या खेतों को नुकसान होता है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। एक एग्जाम्पल हमने लास्ट ईयर चेन्नई में भी देखा था जब मैचुंग तूफान आया था, उसके बाद बिपरजॉय में भी हमने देखा था तैयारियां किस तरीके से पहले से की गई हैं। लेकिन इस बार थोड़ा और एडवांस होकर तैयारियां की गई थी, क्योंकि न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि विमानों के जरिए भी एक तो पहली बात नजर रखी जा रही थी और दूसरी बात लोगों को आगाह किया जा रहा था। ये कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया रहा है इस बार? जी देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात है कि इस बार सारी टीमों ने एक साथ मिलकर काम किया। स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज सभी एक साथ मिलकर काम कर रही थी, और उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हुआ। एहतियातन जो एयरपोर्ट है उसको बंद किया गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, गुवाहाटी में भी देखा है, तेज हवाओं की वजह से क्या हाल हुआ था गुवाहाटी एयरपोर्ट का। जब फोनी आया था, फोनी के दौरान हमने देखा था क्या हाल हुआ था पुरी में। हालांकि पुरी में भी काफी अच्छा इंतजाम किया गया था, जबकि फोनी जो आज की तारीख में अगर हम कहें तो सबसे प्रभावशाली तूफान था पिछले 10, 12, 15 सालों का। और इसकी अगर हम बात करें तो 135 किलोमीटर गस्टिंग की रफ्तार थी, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जो काफी ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी जिस तरह की तैयारियां थी, टीमें जिस तरीके से यहाँ पर थी, और सबसे बड़ी बात है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस, नेवी, सब लोग पूरी तरह से तैयार थे। अगर बड़ा कुछ होता भी तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि तुरंत उनको उतारा जा सके। जबकि एक और दूसरी बात रही कि ये रात में लगभग 8:30-9 बजे के बाद इसका जो लैंडफॉल शुरू हुआ, और लगभग 4-5 घंटे तक जो लैंडफॉल चला वो रात में हुआ। लोग सड़कों पर बिल्कुल नहीं थे, पहले से उनको अलर्ट किया गया था। राज्य प्रशासन की ओर से बार बार गुजारिश की गई थी कि लोग बाहर न रहे इस दौरान, तो ऐसे में जान का नुकसान कम हुआ। और प्रॉपर्टी का नुकसान भी अगर हम देखें तो पिछली बार के मुकाबले आइला हुआ था, या इससे पहले जो अम्फन हुआ था उसमें काफी नुकसान हुआ था, पेड़ बहुत टूटे थे, लेकिन इस बार पेड़ उसके मुकाबले अगर हम देखें तो कम टूटे हैं। बिल्कुल। अनुपम, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया। दीगर रिलीफ कैंप से अनुपम हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे नवीन भटनागर जी। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए कि हमने अब तूफानों से लड़ना सीख लिया है। हाल फिलहाल के जितने भी तूफान आए, कहीं ना कहीं हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम नुकसान हो। जी, पहली हमारी यही प्रायोरिटी होती है कि जितना जल्दी एवेक्यूएट कर दे लोगों को रेड जोन एरिया से। तो खासतौर रेड जोन एरिया कहलाता है जो ये तूफान हिट करता है, जहां पर ये लैंडफॉल होता है, उसका जो है आधा किलोमीटर का एरिया रेड जोन होता है, जिसमें से हम बिल्कुल लोगों को हटा देते हैं, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेते, जानवरों को हटा देते हैं ताकि वहां कोई जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन जो झोपड़ी है या छोटे हटबैंड्स है या छोटे बोट्स है, ये सब का तो नुकसान होता ही है, बिल्कुल। लेकिन बाकी ह्यूमन लॉस और जानवरों का लॉस नहीं होता। ये अपने को तैयारी का फायदा है। दूसरा, ये आज का तूफान नहीं है, ये हर साल आते ही रहते हैं तूफान। तो ये हमारी तैयारी शुरू से ही है। लोगों को इतना जागरूक कर दिया है, उनको पता है शेल्टर होम किधर है, उनको पता है कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है, बच्चों, बूढ़े और लेडीज को क्या क्या चीजें ले जानी है, और पीछे जो रह जाएंगे उनको मजबूत बिल्डिंग के अंदर रहना है। और उनको पता है कि पुलिस, एनडीआरएफ और आपकी एसडीआरएफ ये लोग हेल्प के लिए हैं, तो ये उनको कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये सारी चीजें मिला के, और फिर हम लोग जहां भी जाते हैं वहाँ एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाते हैं। तो वो सेंट्रल कंट्रोल रूम आईईडी से अटैच रहता है, और बराबर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, और हमारे जवान लोग जो है वो अकॉर्डिंगली एक्टिव हो जाते हैं और कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो ये सारा मिला के अब की बार जो हुआ है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस हो चुका है लोगों को, तो वो इतना बढ़िया कोऑपरेशन हुआ है, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन हुआ है कि उसकी वजह से
कोई जान का नुकसान रिपोर्टेड अभी तक नहीं हुआ है। बाकी जो साइड इफेक्ट है तूफान के आने के बाद के, तो वो तो होते ही हैं, जैसे तेज बारिश है, बिल्कुल खंबे फूट जाना, जी। ये सब तो फिर ये साइड चलिए एक बार इफेक्ट है, कृष्ण वो मित्रू साहब को भी इंक्लूड कर लेती हूँ सर। कृष्ण मित्रू साहब, आपसे ये सवाल है कि देखिए इस बार का अगर हम देखें, हम पिछले कुछ तूफानों का ही अगर हम जिक्र करें, जैसे कि चाहे वो बिपरजॉय हो या फिर चेन्नई में पिछले साल दिसंबर में जो तूफान आया था, देखा ये गया है कि लगातार अपनी तैयारियों को कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट मजबूत कर रहा है। और इस बार चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस की बात करें या फिर मेट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की बात करें या फिर नेवी की बात करें, हर एक का आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके का होता है कि हालांकि लक्ष्य सबका एक ही है, कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान हो। इस बार पहले के हालात और अब के हालात में कितना फर्क आया है? देखिए, मैं शुरू करूंगा 1999 से जी, जबकि उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। उसमें हजारों में जाने गई थी और उससे 1999 से लेके 2024 तक अगर आप देखें 25 साल में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि आज इस साइक्लोन में, रिमल साइक्लोन में सिर्फ 2 जाने गई हैं। ये बहुत कहने वाली बात है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी सारी रिएक्टिव फोर्सेस जो हैं वो इतनी अच्छी तरह से तैयार हैं और जिन्होंने कि एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस पे अपनी अपनी हर एक लेवल पे, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो या ताल्लुक हो या पंचायत लेवल तक, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई गई है और उन्होंने समझा है कि किसी भी आपदा में, किसी भी डिजास्टर में, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे तूफान हो, बारिश हो या भूचाल हो या आग की समस्या हो, जैसे भी हो, हर एक सिचुएशन में आज प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। हर एक का कोऑर्डिनेशन सबसे बढ़िया होता है जब सब आपस में मिलके एक प्लान बनाएं और उस प्लान को प्रैक्टिस करें और फिर उसको एक्सिक्यूट करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो सकता, जो कि आज की तारीख में है। बिल्कुल, और अच्छी बात है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा साइक्लोन से या जो 26 जनवरी को बिहार में गुजरात में जो वो आया था, आपका भूचाल आया था, वहां के आज तक हमें ये दिखता है कि हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में कितनी एक्नॉलेजमेंट हुई है मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स की। बिल्कुल, और उनका कोऑर्डिनेशन जो सबसे ज्यादा जो किया गया। सही कहा आपने, कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी और उससे भी ज्यादा जरूरी एक पॉइंट और मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, क्विक रिस्पांस जिसको हम कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ क्विक रिस्पांस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसी का एक नतीजा है। राठौर साहब को इंक्लूड करेंगे। राठौर साहब, अभी फिलहाल क्या बता पाएंगे, स्थिति क्या है तूफान की, क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले 24 घंटे की सिचुएशन क्या रह सकती है? देखिए नवजोत जी, अभी खतरा पूर्णतया नहीं टला है, मैं ये कहना चाहूंगा। हालांकि तूफान अब कमजोर पड़ गया है, डिप्रेशन शायद अब तक हो गया होगा और रात भी डिप्रेशन रहेगा, अल सुबह ये लो प्रेशर बन जाएगा, लेकिन ये उत्तर पूर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस क्षेत्र में ये जाएगा, चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर कई स्थानों पे मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी वृष्टि होगी। अब चूंकि आपका अभी जो बंगाल का क्षेत्र है, जो कि समतल इलाका है, यहाँ पानी बहुत बरस चुका है, ये भूमि सैचुरेटेड है, और अगर ऊपर की नदियों में उनके कैचमेंट में बारिश हुआ और पानी अधिक आया, तो ये जो नीचे के क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ की पूरी संभावना है। इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए पहले। बिल्कुल। दूसरी बात, इसके नुकसान तो अब कम है, फायदे अधिक है, क्योंकि बहुत तीव्रता का तूफान नहीं है ये। हाँ। लेकिन ये पूरी व्यापक तौर पर मानसून के पूर्व की बारिश जो है 7-8 राज्यों में
दे देगा। बिल्कुल, कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी। इसी पर आगे मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी एक बार जरा रुचिता जी को इंक्लूड कर लूं। राठौर साहब मैं लौटूंगी क्योंकि इसी पर आपसे डिटेल चाहिए। पारा लगातार बढ़ रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, पर्यावरण के लिए क्या संकेत है ये? एक्चुअली आई गेस इन लास्ट 10 years हम भी ये फील कर रहे हैं द हीट विच हैज बीन इंक्रीजिंग इन द सिटीज। दिल्ली में आज 45 डिग्रीज है, बेसिकली रेड अलर्ट कर दिया गया है। पीपल आर सिटिंग इन एसी, इट्स डिफिकल्ट टू एंड सो बेसिकली यही चीज सी सरफेस पे भी सर मैम दे आर फेसिंग। तो जैसे पिछले 50 साल में सी सरफेस टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड। सो जब वो इंक्रीज होते हैं तो मॉइस्चर इंक्रीज होता है विच बेसिकली इंटेंसिफाइज द साइक्लोन्स। सो जो हमारे बे ऑफ बंगाल बेसिकली उस साइड का सी सरफेस टेम्परेचर जो नॉर्मली विच द टेम्परेचर शुड बी अराउंड 25 to 26 degree Celsius, but right now there it is around 30 degrees Celsius. So if the heat keeps increasing and ultimately the sea surface temperature will increase, that will increase the moisture and that will intensify these cyclones. तो वो एक इशू है विच बट अगेन जैसे द मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स हु हैव जॉइंड द मीटिंग हैव ऑलरेडी सेड कि हम एक क्विक रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, बट साइक्लोन्स का इफेक्ट शॉर्ट टर्म नहीं होता, इट इज लॉन्ग टर्म। बिकॉज लुकिंग एट आप अभी के लिए जान बचा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी बिकॉज बाढ़ आने से फ्लडिंग एंड ऑल दैट, तो उसका भी हमें बेसिकली वो सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो एक नेशनल लेवल पे जो हमारी एक नेशनल डिजास्टर की जो टीम है, इवन एट स्टेट लेवल एंड इवन द अथॉरिटीज एट द सिटी लेवल, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन रीच एट अ मोर कंक्लूसिव। यहीं से रुचिता जी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह के चेंजेस हम महसूस कर रहे हैं, तैयारियां आप लोगों की बहुत पुख्ता होती है, पहले और अभी के हालात के बारे में भी हमने जाना। क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम में जो सुधार हुआ उसका भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ है कि हम नुकसान को कम करने में फायदेमंद रहे हैं? बिल्कुल, ये जो हमारा सैटेलाइट है, ट्रांसपॉन्डर और सैटेलाइट जो हमारे स्काई में है, तो ये हमें कम से कम आपके 36 घंटे पहले हमें वार्निंग मिल जाती है कि तूफान चल रहा है, कितनी इसकी स्पीड है और किस डायरेक्शन में आने वाला है, कहाँ पर ये हिट करेगा। तो जैसी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स है, जो हमारी एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो तुरंत हम लोग उसको भेज देते हैं। और कोऑर्डिनेशन हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा बन जाता है, और अकॉर्डिंगली क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी है वो भी हम बता देते हैं, और जो हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो भी हम लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न गैजेट्स है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं, और उनकी मदद से हम लोग निर्भीक होके, निडर होके हम चले जाते हैं और वहां पर अपने कैंप स्थापित करके हम लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल। और जी चलिए इसी कोऑर्डिनेशन को समझेंगे आगे कृष्ण मित्रू साहब से भी, लेकिन उससे पहले राठौर साहब, अब आपके पास आते हुए देखिए, हम जब तूफान आता है, अब इतना तो तय है कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, अब नुकसान कम से कम होता है, और दोनों एक्सपर्ट इसको समझा भी रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी हुई है। लेकिन जब हम तूफान की खास तौर पर बात करते हैं, अब भले ही उत्तर पूर्वी इलाकों की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन इसके कोई पॉजिटिव असर भी होते हैं हमारे देश में। देखिए, पारा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 55 तक पहुंच रहा है। राजस्थान की अगर हम जैसलमेर इलाके की बात करें, इसके अलावा बंगाल खुद, उड़ीसा, झारखंड, ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर पारा 40+ पहुंच चुका है। इस तरह के तूफान क्या मौसम में बदलाव लाते हैं? क्या पारे में किसी तरह का रिलीफ मिलता है, और इसका असर आने वाले मॉनसून पर कितना होगा? दोनों सवालों का जवाब सर। नवजोत जी, किसी भी वेदर सिस्टम का प्रभाव वहीं तक सीमित होता है जहां तक इसका दायरा होता है। अब चूंकि ये सेमल उत्तर पूर्वी भारत में है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में इसका प्रभाव नगण्य होगा, ये समझना होगा। और जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां समेकित रूप से देखें तो न केवल तापमान, बाकी पूरी पारिस्थितिकी में उसका प्रभाव रहेगा। और जहां तक मॉनसून के ऊपर प्रभाव है, आम तौर पे हम ये मानते हैं कि जब कोई भी मॉनसून के पूर्व में अगर तूफान बनता है, हमें बता दूं कि तूफान के 2 ऋतु होती है। एक तो मॉनसून के पूर्व जो अभी का मई का महीना है अब, और एक
अब अक्टूबर नवंबर ये 2 मॉनसून के बीच में जो एक साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, जब उसका समाप्ति हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का अभी आगमन नहीं हुआ, इन दोनों के बीच का जो काल है लगभग उसमें भी तूफान आते हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियां अलग है। इस वक्त हमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मी अपने चरम पे होती है। पानी जितने भी जल स्रोत हैं वो सूख चुके होते हैं, और फसलों को और पेड़ पौधों को, पशुओं पक्षियों को, सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये इस सीजन में जो तूफान आते हैं एक बड़ी राहत की वृष्टि देते हैं। और अभी अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो पूरा खेती किसानी, अगर मैं कहूँ जो बड़े बड़े चाय के बागान है या और प्लांटेशन क्रॉप्स है, और धान की खेती है, और धान की खेती में एक फसल अभी कट चुकी है और दूसरी फसल की अभी रोपनी और बुआई का सीजन है, जहां नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं किसान। तो ये जब मौसम में बदलाव होगा, तापमान में जो कमी होगी और बारिश की जल की उपलब्धता होगी, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा संकेत उन क्षेत्रों में होगा। लेकिन जो बारिश उस पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, वहां बारिश करके जब नीचे आएगा, जैसे खासतौर से ब्रह्मपुत्र या मेघना या बाकी नदियां भी है, वो नीचे के क्षेत्रों को जल प्लावित करेंगी, उसका ध्यान रखें। इसी के साथ साथ सर एक और सवाल भी, उसका जवाब भी यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि पारा जैसे लगातार बढ़ रहा है, तो तूफान का हम कहें कि राहत कौन कौन से राज्यों के लिए होगी? कम से कम गर्मी से क्या किसी राज्य को राहत मिल सकती है? देखिए, उत्तर पूर्वी भारत तो पूरा राहत मिलेगा ही, लेकिन उसके सटे हुए इलाके जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ भाग, इन भागों में गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी तो गर्मी के राहत के जो कारक होंगे वो दूसरे होंगे। बिल्कुल। चलिए कृष्ण मित्रू साहब, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन में कितना बदलाव आया और किस तरीके से सारी एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं? देखिए, हर एक लेवल पे, जैसे मैंने पहले बताया, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, तालुक वगैरह, पंचायत तक कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई जाती हैं। उन कोऑर्डिनेशन कमिटीज का एक हेड होता है, डेजिग्नेटेड हेड होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, उस तरह से। और उसमें फायर, वेदर, NDRF, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस वगैरह सबको मिला के इकट्ठे प्लान बनाया जाता है। और वो प्लान सिर्फ डिस्कस ही नहीं होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, प्रिंसिपल है डिजास्टर मैनेजमेंट का, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। वहाँ पे प्लान बनाते हैं, उनको फिर प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद सिविल जनता के साथ मिला के उनको ये डेमोन्स्ट्रेट, बार बार डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस होती है हर एक किस्म की, कि फ्लड में कैसे करेंगे, अर्थक्वेक में कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है इसमें। पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वो पब्लिक ही होती है। पब्लिक को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिज़ास्टर में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और उनका रिएक्शन ऐसे होना चाहिए ताकि जान मान का नुकसान कम से कम हो, एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम हो, और जहाँ तक हो सके समय से पहले जो ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है वहाँ से इवैक्यूएशन की जाए, उनको शेल्टर होम्स में रखा जाए, वहाँ पे शेल्टर होम्स में प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अब ये सारी बातें होती है कोऑर्डिनेशन से, प्लानिंग से। बिल्कुल। जब तक वो कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग हर एक लेवल पे नहीं होगी, तब कोई ना कोई कमी रह जाएगी। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कृष्ण मित्रू साहब, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे कि हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट तमाम एजेंसियों की है कि जिस तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। और अब हमने पिछले कई तूफानों में भी इसमें देखा है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ही नुकसान कम से कम होता है। जी जी। और जैसे मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन के बाद प्रैक्टिस होती है, और जनता को समझाया जाता है कि किस तरह से। बिल्कुल जी। और इसके बाद स्पेशली ये ऐसे साइक्लोन्स या
फ्लड्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो मेडिकल टीम का जो फंक्शन आता है, वो ये जो ऐसे तूफान आते हैं ये काफी बीमारियां छोड़ जाते हैं पीछे। तो इसके बाद काम शुरू मेडिकल टीम का होता है। चलिए, एक राठौर साहब हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि मॉनसून एक दिन पहले आ रहा है, अब खबर जो गुड न्यूज है वो ये है कि 2 दिन पहले आ रहा है। केरल में मॉनसून 2 दिन पहले हिट हो रहा है। क्या तूफान का असर मॉनसून पर होता है? राठौर साहब, राठौर साहब आपसे मेरा सवाल है, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो चलिए कृष्ण मित्र साहब के पास एक बार आखिरी कमेंट के लिए हम लोग चलते हैं। लास्ट में जिसका जिक्र आप कर रहे थे, मेडिकल टीम, जिसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, क्योंकि इस टाइम पे पोस्ट डिजास्टर, पोस्ट स्पेशली ये जो साइक्लोन या फ्लड्स जो आते हैं, इनके बाद बीमारियां बहुत हैजा होता है, बाकी और वाटरबोर्न डिजीजेस आ जाती हैं, क्योंकि इसमें एक तो जानवर मरते हैं, ऐसे ही जो गंद आता है के ऊपर, वो जो सीप करता है पानी, उसका धरती में चला जाता है, वो जो सीपेज होती है, वो अगर लो लेवल आपका वो ग्राउंड वाटर अगर लो लेवल पे है तो उससे बीमारियां ज्यादा होती हैं, जिसके बाद बहुत अहम जिम्मेदारी मेडिकल टीम की बन जाती है। चलिए, वक्त की कमी है, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और ये बहुत अच्छी बात है कि कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हुआ है कि नुकसान कम से कम आजकल होता है, और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है वो हम खास मेहमानों से हमने समझा। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।